प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन चल रहा था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट, जो लेसन आपका चल रहा था वो लगभग समाप्त हो चुका है। आज हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, उन इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को हम आज आपको बता रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चंस को आंसर को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके ग्रुप के अंदर एक प्रोजेक्ट फाइल एक एग्जाम्पल के तौर पर सेंड करूंगा। किस तरह की प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों ने बनानी है, उस प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करें। वो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल किस तरह की प्रोजेक्ट फाइल होगी उसी तरह की प्रोजेक्ट फाइल आपने बनानी है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूं। जो लेसन है आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसका जो पहला क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों को लर्न भी रखना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी ये नोट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय कांग्रेस इन द 1971 इलेक्शन। पहला क्वेश्चन ये था कि जो जनरल इलेक्शन 1971 में हुए थे उसमें कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था। व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय कांग्रेस इन द 1971 इलेक्शन। तो ये तक आंसर है, द स्लोगन गिवन बाय द कांग्रेस इन 1971 इलेक्शन वाज गरीबी हटाओ। 1971 के अंदर कांग्रेस ने जो नारा दिया था वो दिया था गरीबी हटाओ। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय कमिटेड जुडिशरी। प्रतिबद्ध या वचनबद्ध न्यायपालिका का क्या मतलब होता है। देखिए, कमिटेड जो जुडिशरी होती है वो क्या होती है, वो सत्तासीन जो दल होता है या कार्यपालिका विधायिका जो होती है उसके प्रेशर में आकर काम करे, उसके प्रति वफादार रहे। मतलब जुडिशरी जब अपने फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं कर पाती है और जो सत्तासीन जो पार्टी होती है उसके प्रेशर में आकर काम करे, उसके प्रति वफादार हो, उसके दबाव में काम करे, तो वो जुडिशरी कैसी कहलाती है, कमिटेड जुडिशरी कहलाती है, वचनबद्ध या प्रतिबद्ध जुडिशरी कहलाती है। उसमें सरकार ये चाहती है कि जुडिशरी उनके तरीकों से काम करे, जैसा वो चाहे वैसा वो काम करे, तो वो एक कमिटेड जुडिशरी कहलाती है। तो एक कमिटेड जुडिशरी मीन्स ए जुडिशरी दैट फॉलो द विजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। कमिटेड जुडिशरी वो जुडिशरी कहलाती है जो किसको फॉलो करे, किसके बात को फॉलो करे, विजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जो विधायक और कार्यपालिका ने जो विजन दिया है, जो बातें बताई है, उनका ही फॉलो करे, वो कमिटेड जुडिशरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन 1973। जब कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई 1971 के अंदर, तो उसके बाद जो सरकारी जो कर्मचारी थे वो किस बात से नाराज थे, उनमें असंतोष किस बात से था। तो देखिए 1973 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, आर्थिक तंगी आ चुकी थी और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों को रोक दिया, उन पर रोक लगा दी। इस कारण से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके अंदर असंतोष फैल रहा था। तो द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सरकारी कर्मचारी थे गवर्नमेंट ने उनके वेतन को रोक दिया। तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे को रिड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार ने क्या किया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके वेतन को, उनकी सैलरीज को रोक दी। इस कारण से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनमें डिसकंटेंटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did the student in बिहार ask to lead their movement। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से गुजरात और बिहार के अंदर छात्र आंदोलन हुए थे, तो उस छात्र आंदोलन जो चलाया गया था बिहार में, उसका नेतृत्व किसको करने के लिए कहा गया। बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो द स्टूडेंट आस्क, स्टूडेंट ने किससे कहा था, जयप्रकाश नारायण से। जेपी नारायण के नाम, जेपी आंदोलन बोलते हैं उसको। तो द स्टूडेंट आस्क जयप्रकाश नारायण टू लीड देयर मूवमेंट। बिहार के छात्रों ने जेपी नारायण को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, लेकिन उससे पहले 1955 में जेपी नारायण राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन छात्रों के कहने के बावजूद वो
उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया जेपी नारायण ने बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थ्रेट गिवन टू मोरारजी देसाई, ए सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस ऑफ। अब ध्यान रखिए, मोरारजी देसाई जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने क्या कहा, कब, जब वो भूख हड़ताल पर बैठे, तो क्यों बैठे, उसका रीजन क्या था? क्योंकि बहुत ज्यादा देश के अंदर अव्यवस्था फैली हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष फैला हुआ था और इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो मोरारजी देसाई ने क्या कहा, मोरारजी देसाई थ्रेटन टू गो इनडेफिनेट हंगर। मोरारजी देसाई अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ गए। इफ फ्रेश इलेक्शन वर नॉट हेल्ड इन द स्टेट, जब तक स्टेट के अंदर, गुजरात की बात है ये, गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और गुजरात में राष्ट्रपति शासन होने के बाद मोरारजी देसाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे तब तक वो भूख हड़ताल को नहीं छोड़ेंगे। आगे क्वेश्चन आपको और बताएंगे, इसके अंदर और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गुजरात मूवमेंट। गुजरात के अंदर जो आंदोलन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? आपको पता है कि जिस समय गुजरात मूवमेंट चल रहा था उस समय वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा विरोध गुजरात के अंदर हो रहा था, बहुत ज्यादा छात्र आंदोलन वहां पर हो रहे थे, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया, वह गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल्स लागू कर दिया, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। गुजरात के अंदर जो मूवमेंट हुए, गुजरात में जो आंदोलन चले, उसके परिणाम स्वरूप गुजरात में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, प्रेसिडेंट्स रूल वर इम्पोज्ड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन आफ्टर द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर डिक्लेयर वैकेंट। देखिए क्या हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद जब खाली हुआ तो क्या हुआ था। ये इंदिरा गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ये परंपरा बनी हुई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए इंदिरा गांधी ने जो सीनियर मोस्ट जो जज था उसके स्थान पर एएन जो रे थे उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। वो सीनियर नहीं था, सीनियर न होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। ये घटना घटित हुई। तो व्हाट हैपन आफ्टर द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर वैकेंट, तो एएन रे वाज मेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया बाय सुपरसेंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज। पहले ये परंपरा थी कि सीनियर मोस्ट जो जज होता है, जो सबसे सीनियर होता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, लेकिन उस परंपरा का पालन न करते हुए एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये घटना घटित हुई थी। उस परंपरा को तोड़ते हुए इंदिरा गांधी ने एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द इंदिरा गांधी केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था इंदिरा गांधी के मामले में। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी का जो लोकसभा इलेक्शन है वो अवैधानिक है और वो उसका निलंबन कर दिया गया था कि अगले 6 साल तक वो कोई भी लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पास ए जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। उसने क्या फैसले दिए कि इंदिरा गांधी का जो लोकसभा जो चुनाव है वो कैसा है, अवैधानिक है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। अगला, व्हेन डिड गवर्नमेंट डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया। भारत के अंदर आपातकाल कब डिक्लेयर किया, आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो इमरजेंसी वाज डिक्लेयर ऑन 25 जून 1975। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अब देखिए, व्हाट डज द आर्टिकल 352 स्टेट। 352 आर्टिकल 352 क्या कहता है, तो आर्टिकल 352 स्टेट एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस कैन बी डिक्लेयर। इसमें यह कहा गया है कि यदि युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो या अंदरूनी गड़बड़ी देश के अंदर हो रही है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। ये कहता है आर्टिकल 352। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। गवर्नमेंट ने जैसे ही आपातकाल लागू किया
सरकार ने क्या किया, आपातकाल लागू होते ही सरकार ने क्या किया, वो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी टू अपोजिंग न्यूज़पेपर वाज शट डाउन। सबसे पहले क्या हुआ, आपातकाल लागू करने के बाद सबसे पहले सभी अखबारों की जो बिजली काट दी गई। एंड मेजर लीडर ऑफ द अपोजिशन वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा जो मुख्य लीडर थे, जो अपोजिशन विपक्ष के जो मुख्य लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उन सब की बिजली काट ली गई, और जो मेजर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी थे उसके जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है, तो इसमें देखिए, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस की आजादी को छीन लिया जाता है। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी को छीन लिया जाता है। एंड आस्क द न्यूज़पेपर, और अखबारों को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है, टू गेट पीरियड अप्रूवल टू द मटेरियल टू बी पब्लिक, जो भी कुछ वो छाप रहे हैं उसको छापने से पहले गवर्नमेंट के द्वारा उसको सत्यापित कराना पड़ेगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप, इसको कहते हैं प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है, जिसके अंदर प्रेस की आजादी को छीन लिया जाता है। प्रेस जो भी खबरें छापती है, जो भी रिपोर्टें छापती है, उसको छापने से पहले गवर्नमेंट को दिखाना पड़ती थी। गवर्नमेंट उससे एग्री है तो प्रेस उसको छाप सकते, अदरवाइज उसको नहीं छाप सकती। ये प्रेस सेंसरशिप था। आपातकाल के दौरान ऐसा किया गया था, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था। नेम द चेयरमैन ऑफ शाह कमीशन, जो शाह कमीशन बनाया गया था, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने क्या क्या गतिविधियां की थी, क्या दुराचार कदाचार किए थे, उनकी जांच कराने के लिए जनता पार्टी ने शाह कमीशन को अपॉइंट किया था। और उस शाह कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो द चेयरमैन ऑफ द शाह कमीशन वाज द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिसका नाम था जेसी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इंदिरा गांधी राइट इन द लेटर टू द शाह कमीशन। अब शाह कमीशन, इंदिरा के कार्यकाल में जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी उसकी जांच करने के लिए शाह कमीशन अपॉइंट किया गया था। तो इंदिरा ने अपने लेटर में शाह कमीशन को क्या कहा, इंदिरा गांधी रोट दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी ने अपने लेटर में लिखा था कि जो सबवर्सिव फोर्सेज है, जो ये ताकतें हैं, विध्वंसकारी जो ताकतें हैं, वो कोशिश कर रही है उनके जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है, जो प्रगतिशील कार्यक्रम के लागू करने में अड़ंगे पैदा कर रही है। ये जो सबवर्सिव जो फोर्सेज है, विध्वंसकारी ताकतें, उनके बाधा बन रही है किसके अंदर, द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम से जो प्रगतिशील कार्यक्रम है उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। एंड अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और जो गैर संवैधानिक तरीके होते हैं उनका प्रयोग करके वो सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। ऐसा शाह कमीशन के सामने इंदिरा गांधी ने अपने लेटर में लिखा था कि जो विध्वंसकारी ताकतें हैं उनके जो प्रगतिशील जो कार्यक्रम है उसके उनको नहीं करने दे रही है, और वो जो विध्वंसकारी ताकतें हैं वो गैर संवैधानिक तरीके से उनके काम में बाधा पहुंचा रही है। इस कारण से उन्होंने इसको इमरजेंसी को लागू किया था। अब आपको हम बता रहे हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट क्या, नक्सलवाद आंदोलन क्या होता है। नक्सल के बारे में बताएंगे, नक्सल क्या था, ये क्या चाहते थे नक्सल लोग। आज भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, लगभग आधे से राज्यों में नक्सलवाद की समस्या आ रही है। सरकार के सामने भी नक्सलवाद की समस्या है। किस तरह सरकार बहुत कोशिश कर रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन ये नक्सलवाद आखिर है क्या, ये नक्सलवाद आंदोलन क्या है। तो ए पीजेंट अपराइजिंग टू प्लेस, एक किसान आंदोलन हुआ था। ये ए पीजेंट अपराइजिंग टू प्लेस, एक किसान विद्रोह था। ये कहां पर, इन नक्सलबाड़ी एरिया इन वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर नक्सलबाड़ी एक क्षेत्र है, और नक्सलबाड़ी क्षेत्र के अंदर किसानों के द्वारा एक विद्रोह शुरू किया गया था, एक आंदोलन शुरू किया गया था। इन 1967 के अंदर वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया के अंदर एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकल कैडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जब ये वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया के अंदर इस मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो किसके लीडरशिप में था,
वहां के जो स्थानीय लोकल जो कैडर्स था किसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर्स के लोग के द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा था। द पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड टू सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये जो मूवमेंट था भारत के बहुत से राज्यों में फैल गया और इसी को हम नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं, नक्सल आंदोलन कहते हैं। ये नक्सलबाड़ी एरिया से शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको लीड कौन कर रहे थे, स्थानीय लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य थे, मेंबर्स थे, वहां के स्थानीय लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे वो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। बाद में ये भारत के बहुत से राज्यों में फैला, इसलिए इसको नक्सल मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन उसके बाद क्या, इन 1969 द मूवमेंट केम अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए आगे क्या हुआ, 1969 के अंदर इसका नेतृत्व चारू मजूमदार के हाथ में चला गया। इन 1969 ये चारू मजूमदार कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर था। तो इन 1969 द मूवमेंट केम अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। 1969 के अंदर नक्सल जो मूवमेंट था उसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार के हाथों में चला गया। इट यूजेस फोर्सेस, इसने क्या किया, इसने हिंसा का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया। टू स्नैच द लैंड, और लोगों से उन्होंने भूमि को छीन लिया। ये एक फोर्स मूवमेंट, बहुत ही हिंसात्मक मूवमेंट है। हिंसा में विश्वास करने वाला था चारू मजूमदार। वो सोचता था कि गरीब लोगों का हित किसमें, जो रिच लैंड ओनर्स है, जो धनी भूस्वामी है, उनसे जमीनें छीनी जाए और उसको गरीबों में और जो भूमिहीन है उसमें बांट दिया जाए। तो इट वाज फोर्सेस टू स्नैच, ये किस बात पर बल देता है, स्नैच इज लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनरशिप, जो धनी भूस्वामी है उनसे भूमि को छीना जाए, एंड गिव इट टू पुअर एंड द लैंडलेस, और गरीबों को और जो भूमिहीन लोगों को इसमें बांट दिया जाए। तो ये नक्सल मूवमेंट है, नक्सलवाद कहलाता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको दे रहे हैं। जो भी ये 1 मार्क के क्वेश्चन है उन्हीं की एक कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। इन सभी क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।